हेलो बीएससी सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा है बीएससी सेकेंड ईयर पेपर फर्स्ट। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। इसमें हमारा लेटेस्ट टॉपिक जो चल रहा है वो है mRNA। सॉरी, मैसेंजर आरएनए, जिसे हम mRNA भी कहते हैं। mRNA के संश्लेषण और उसके स्ट्रक्चर की हम बात करें तो हमने डिस्कस कर लिया स्ट्रक्चर, फिर हमने उसका सिंथेसिस को हमने 4 स्टेप्स में बांटा। इनिशिएशन ऑफ mRNA, elongation of mRNA and termination of mRNA। अब हमारे पास में आता है प्रोसेसिंग। ठीक है, प्रोसेसिंग क्या है? इसको एक सिंपल वे में कहें तो एक चाहे सामान्य जीवन से या किसी और चीज़ की अगर हम अभिक्रिया की बात करें तो अभिक्रिया में जो भी उत्पाद बनता है वो सदैव उपयोगी हो ये आवश्यक नहीं है। वो कई बार हिट्रोजीनस टाइप का बनता है या प्री मैच्योर बनता है। ठीक है, तो उसमें कुछ प्रोसेसिंग करके काट छांट करके हमें उसे क्या बनाना होता है, मैच्योर, जब वो प्रोडक्ट जो है काम में आता है दूसरी चीज़ों के। तो ऐसे में इनिशिएशन कंप्लीट हो चुका, इलॉन्गेशन एंड टर्मिनेशन, इसमें अनेक टर्मिनेशन फैक्टर्स, इनिशिएशन फैक्टर्स या ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स की बात करें उन्होंने यहाँ पे भूमिका निभाई, जहाँ पे पॉलीमरेज आरएनए पॉलीमरेज सेकंड के द्वारा ये कंप्लीट हुआ। अब हमारा आता है प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि बाय सिंथेसिस यहाँ पे जो mRNA बन रहा है दैट इज प्री मैच्योर। प्री मैच्योर mRNA, अर्थात हम इसको क्या बोल सकते हैं, हेटेरोजीनस न्यूक्लियर mRNA, या mRNA भी नहीं बोलेंगे, अभी इसको RNA बोलेंगे, हेटेरोजीनस न्यूक्लियर RNA। हेटेरोजीनस का मतलब हो गया विषमांगी, न्यूक्लियर का मतलब केंद्रीय RNA पदार्थ के रूप में ये प्रजात हो रहा है और ये अभी mRNA के समान भूमिका निभाने योग्य नहीं है, इसे मैच्योरिटी करनी पड़ेगी। कारण समझिए कैसे, बिकॉज इन यूकैरियोट्स के अंदर क्या आ रहा है, डीएनए जो है वो 2 चीजों से है। पहला तो वो है पैक्ड बाय हिस्टोन प्रोटीन, दूसरा वो है लीनियर एंड लार्ज। ठीक है, तो लीनियर और लार्ज होने की वजह से उसमें क्या है, इंट्रॉन्स एंड एक्सोन्स। इंट्रॉन एंड एक्सॉन सीक्वेंसेस। इंट्रॉन्स की अगर अपन बात करें तो ये है नॉन कोडिंग या नॉन जेनेटिक, और एक्सॉन्स की बात करें तो ये है कोडिंग या जेनेटिक। एक्टिव। ठीक है, तो यहाँ सबसे बड़ी चीज़ ये आ रही है कि यूकैरियोटिक डीएनए, प्रोकैरियोट्स में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 आ गए, एक तो हिस्टोन प्रोटीन्स की पैकिंग जो कि ओपन हो जाती है किसमें, डीएनए के अनवाइंडिंग के साथ ही, जब उसके बाद ही वहाँ पे अनवाइंडिंग के बाद में पॉलीमरेज एंजाइम जुड़ रहा है और mRNA को कोड कर रहा है, फर्स्ट प्रोसेस। सेकंड, यहाँ पे डीएनए में इंट्रोन एंड एक्सोन्स है, तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, इंट्रोन एंड एक्सोन्स की स्प्लाइसिंग करनी होगी। तो प्रोसेसिंग वो मैकेनिज्म है
या वो स्टेप है जिसके माध्यम से प्री मैच्योर या हेटेरोजीनस जो न्यूक्लियर आरएनए बन रहा है उसमें फेरबदल करके उसे मैच्योर आरएनए बनाया जाता है। यह आरएनए के साथ अर्थात एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए सभी के साथ ये कंप्लीट होता है। एमआरएनए की स्थिरता या जैसे अगर अपन एमआरएनए की या मैच्योर एमआरएनए की बात करें तो उसकी पोजीशन के लिए दो चीजें बताई थी। जो ही ये एचएनआरएनए केंद्रक से साइटोप्लाज्म केंद्रक से न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में जाएगा तो यहां पे शुरुआत में ही बता दिया गया था कि बाहर साइटोप्लाज्म में उपस्थित न्यूक्लियोलाइटिक एंजाइम्स, ये न्यूक्लिएज, ये क्या कर देंगे, इसका न्यूक्लियोलाइटिक क्लीवेज अपघटन कर देंगे, नष्ट कर देंगे। दूसरा, इसके अंदर कोई वो बार नहीं है, एड्रेस बार, रिकॉग्नाइजेशन बार, जो इसे पर्टिकुलर या एप्रोप्रिएट राइबोसोम तक पहुंचा दे या प्रोटीन सिंथेसिस साइट पे पहुंचाए। तो इन सारी चीजों में प्लस यहाँ पे हैं इंट्रॉन सीक्वेंसेज, तो ये सारी की सारी चीजें मिलकर इसको बनाती है हेटेरोजीनस। तो प्रोसेसिंग वो तरीका है जिसमें हम इसे हेटेरोजीनस से क्या बनाते हैं, मैच्योर एमआरएनए की ओर। और मैच्योरिटी की ओर अगर अपन लेके चल रहे हैं तो इसके कुछ स्टेप्स हैं जिनके द्वारा इसकी प्रोसेसिंग को हम कंप्लीट मान सकते हैं। तो समझने के आधार पर या अध्ययन की दृष्टि से जो प्रोसेसिंग है उसे हम 3 स्टेप्स में बांटते हैं। स्टेप फर्स्ट, क्योंकि प्रोसेसिंग में भी अगर अपन बात करें तो प्रोसेसिंग 2 तरीके से होती है। एक होती है प्री मैच्योर, वो प्री टर्मिनेशन, प्री टर्मिनेशन, और एक होती है पोस्ट टर्मिनेशन। ठीक है, प्री टर्मिनेशन को समझिए कि इसमें जो चेन है एमआरएनए या आरआरएनए की चेन की हम बात करें तो वो चेन अभी बन रही है, पूर्ण रूप से बनी नहीं है, परंतु उसकी साइज जो है लगभग 30 से 40 न्यूक्लियोटाइड लंबी हो चुकी है। ठीक है, और वो लगातार क्या बोलते हैं, सिंथेसाइज होकर इलोंगेट हो रही है, इलोंगेशन पीरियड में है, और वो चेन अभी तक टर्मिनेट नहीं हुई है। पॉलीमरेज भी जुड़ा हुआ है और चेन भी उससे जुड़ी हुई है, मतलब एमआरएनए श्रृंखला। पोस्ट टर्मिनेशन का मतलब है कि यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुकी है, पॉलीमरेज वहाँ से सेपरेट हो चुका है, डीएनए से एमआरएनए या आरआरएनए जो भी चेन बन रही है वो क्या हो चुकी है, सेपरेट हो चुकी है, और सेपरेट होने के बाद उसकी प्रोसेसिंग हो रही है। तो यहाँ पे अगर अपन कहें तो स्टेप फर्स्ट दैट इज कैपिंग। ठीक है, हिंदी में भी हम कहें तो इसको कैपिंग ही कहेंगे, और ये कैपिंग जो प्रोसेस है वो एक प्रकार से प्री टर्मिनेशन प्रोसेसिंग में काउंट होती है। ठीक है, फिर हम यहाँ पे यूज में लेंगे पॉलीएडिनाइलेशन। इसको हिंदी में बोले तो पॉलीएडिनिलीकरण। ठीक है, ये, और एक लास्ट में आता है इसके अंदर स्प्लाइसिंग। ये दोनों की दोनों प्रोसेस जो है वो काउंट होती है किस में, पोस्ट टर्मिनेशन में, अर्थात यहाँ पे एमआरएनए श्रृंखला का निर्माण कंप्लीट हो चुका है या कंप्लीट होने वाला है, और उस वक्त जो है उसके अंदर प्रोसेसिंग होती है जिसमें पॉलीएडिनाइलेशन और स्प्लाइसिंग जो है वो शामिल है। तो आज जो हम पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं प्रोसेसिंग ऑफ मैसेंजर आरएनए, उसमें हमारे पास 3 पॉइंट्स होंगे या 3 स्टेप्स होंगी, कैपिंग, पॉलीएडिनाइलेशन एंड स्प्लाइसिंग। फर्स्ट इज कैपिंग। कैपिंग प्रोसेस जो है वो किसके द्वारा हो रही है, बाय पूर्व प्री टर्मिनेशन। ठीक है,
प्रोसेस, ठीक है। और ये जब लगभग क्या बोलते हैं नई HNRNA चेन या श्रृंखला लगभग 25 से 30 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग हो जाती है, तब यह प्रोसेसिंग जो है वो क्या होती है, प्रारंभ होती है, ठीक है। और इस प्रोसेसिंग में क्या स्टेप हो रही है, हम कह रहे हैं कि किसी भी डीएनए या आरएनए पर 3' जो है उस पर ही नए न्यूक्लियोटाइड्स की योग होता है, क्योंकि 3' एंड जो है वो OH ग्रुप क्या करवाता है, प्रोवाइड करवाता है। यहाँ पे ये थोड़ा उल्टी प्रोसेसिंग है, दैट इज डीएनए। और इस डीएनए पे ये रहा हमारा पॉइंट 1 इनिशिएशन, ये हो गया प्रोमोटर एरिया, प्रोमोटर दैट इज टाटा बॉक्स, ये हो गया सेट बॉक्स, ये इनिशिएशन। इस वक्त हमारा जो पॉलीमरेज एंजाइम है वो ये यहाँ पहुँच चुका है, ठीक है, दैट इज अल्फा बीटा यूनिट्स। और ये इसने कोड कर दिया mRNA, दैट इज 5', ये हो गया 3', ये हो गया 3', ये हो गया 5'। और ये इलोंगेशन पीरियड में है, इनिशिएशन हो चुका है और इलोंगेशन पीरियड में है, दैट इज HNRNA, ठीक है। तो यहाँ कह रहे हैं कि प्रोसेसिंग में पहला स्टेप जो कैपिंग है वो उस वक्त प्रारंभ होता है जब चेन अभी अलग नहीं हुई है, इलोंगेशन पीरियड में है और लगभग 25 से 30 न्यूक्लियोटाइड लंबी हो चुकी है, ठीक है। तो ऐसे में यहाँ पे एंजाइम जो है वो क्या बोलते हैं, एक्टिव होता है, कौन सा, ग्वेनिन ट्रांसफेरेज एंजाइम। ग्वेनिन ट्रांसफेरेज एंजाइम जो है वो एक्टिव होता है और यहाँ पे क्या करेगा, जो नया न्यूक्लियोटाइड ऐड करेगा उसका यहाँ इसका कौन सा है 5' और नए न्यूक्लियोटाइड जो कि हो सकता है ग्वेनिन, जो कि हो सकता है एडिनिन, ठीक है, एक डेरिवेटिव के रूप में जो मैं अभी समझा देता हूँ, ठीक है। तो जो हो सकता है ग्वेनिन और वो हो सकता है एडिनिन, क्योंकि ये दोनों के दोनों ही क्या हैं, प्यूरिन्स, ठीक है। तो ऐसे में ये जो प्यूरिन्स है, इस प्यूरिन की स्ट्रक्चर को हम देखें तो इसमें एक है हेक्सा और एक है इसके अंदर पेंटागोनल स्ट्रक्चर, जिसके 1 नंबर पे नाइट्रोजन, 3 नंबर पे नाइट्रोजन, 7 पे नाइट्रोजन और 9 पे नाइट्रोजन है, ठीक है। 1 नंबर कार्बन जिसकी हम बात कर रहे हैं वो कार्बन पे जुड़ा हुआ है, अगर ग्वेनिन है तो कीटो ग्रुप है, एडेनिन है तो अमाइनो ग्रुप है। तो ऐसे में इसका ये फ्री नहीं, ये नहीं, 9 नंबर जो वो 9 नंबर से जुड़ा रहता है ये राइबोस शुगर से, ये जुड़ा रहता है राइबोस शुगर से। तो कार्बन नंबर 7 और कार्बन नंबर 2 जो है ये सदैव क्या करते हैं, एक तरीके से अनियमितता दर्शाते हैं, कई बार पीएच के कारण या अलग प्रतिस्थापी ग्रुपों के कारण। तो उसके कारण यहाँ क्या हो रहा है कि जो ग्वेनिन है वो एक हिटेरो संरचना बनाता है और कई बार वो यहाँ पे मेथिल ग्रुप को क्या कर लेता है, जोड़ लेता है, दैट इज नॉन एज 7 मिथाइल ग्वेनिन, दैट इज 7 मिथाइल ग्वेनिन, जिसको हम कह सकते हैं M7G के नाम से भी जानते हैं या 7MEG के रूप में भी इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, 7 मिथाइल गुआनिन। तो यहाँ पे एंजाइम जो है वो इसके 5' एंड पे एडेनिन अथवा ग्वानिन जो है उसको क्या करा देता है, बॉन्डिंग कराता है और लगभग 25 से 30 न्यूक्लियोटाइड लंबी एक सीक्वेंस बनाता है विशिष्ट, जिसमें GNC की कंसंट्रेशन रिच होती है और उसमें ग्वेनिन जो है वो एक तरीके से डेरिवेटिव टाइप है, जिसको हम कह सकते हैं 7 मिथाइल ग्वेनिन। और ये जो संरचना है इसको बोला जाता है कैप, दैट इज नोन एज कैप। अगर हम mRNA की संरचना को यहाँ कोड करें, दैट इज mRNA की संरचना में ये हो गई UTR फर्स्ट। UTR का मतलब अप स्ट्रीम रीजन्स, जिसमें क्या हो रहा है, जिसको हम बोलते हैं नॉन कोडिंग रीजन,
फर्स्ट जो कि लगभग 150, 200, 250, 300 तक होता है। इसके बाद ये हो जाते हैं इनिशिएशन, दैट इज इनिशिएशन कोड, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर अपन बात करें तो ये पूरा का पूरा एरिया हो गया इलोंगेशन, एंड दैट इज टर्मिनेशन, ठीक है। और टर्मिनेशन के बाद ये वापस जो एरिया है दैट इज UTR सेकेंड, UTR सेकेंड। और UTR सेकेंड को हम कह सकते हैं नॉन कोडिंग रीजन सेकेंड, नॉन कोडिंग रीजन सेकेंड के रूप में यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये जो संरचना है इसको हम बोलते हैं HNRNA। तो फर्स्ट प्रोसेस में क्या हो रहा है, इसके ये रहा 5' सिरा और ये रहा इसका 3' सिरा, इसमें इसकी UTR रीजन को रिकॉग्नाइज करके यहाँ पे 25 से 30 न्यूक्लियोटाइड लंबी एक सीक्वेंस बनाई जाती है, दैट इज नॉन एज कैप। और इसी प्रोसेस को बोला जाता है कैपिंग। ठीक है, इसमें एनर्जी GTP के हाइड्रोलाइसिस से कंज्यूम होती है। और ये कैप, सबसे बड़ी बात अगर अपन फंक्शंस की बात करें तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कैप के लिए कि कैप जो है वो साइटोप्लाज्म, जब केंद्रक से mRNA मैच्योर होने के बाद किस में जाता है, कोशिका द्रव्य में, तो वहाँ पे उपस्थित न्यूक्लियस एंजाइम द्वारा इसके अपघटन या अपचयन से इसकी रक्षा करती है। ठीक है। दूसरा, ये कैप जो है वो एड्रेस रिकॉग्नाइजेशन एंड एड्रेस लिंकिंग का कार्य करती है, क्योंकि यही कैप जो है वो पहचानती है एप्रोप्रिएट tRNA को भी, क्योंकि वो उसकी एंटीकोडॉन साइड से जुड़ता है। दूसरा, ये पहचानती है किसको, राइबोसोम को भी। और राइबोसोम की स्मॉल यूनिट से जो है वो रिकॉग्नाइजेशन साइट जो है DHU लूप, उसको क्या करती है, रिकॉग्नाइज करती है, पहचानती है और अपने एप्रोप्रिएट राइबोसोम से जाके क्या होती है, अटैच होती है। ठीक है। सेकंड पॉइंट इसी में जब हम डिस्कस करें, मिटा देता हूं, सेकेंड स्टेप जो है वो हो गया पॉली एडिनाइलेशन। पॉली एडिनाइलेशन, पॉली एडिलीकरण या कह सकते हैं फॉर्मेशन या एडिशन ऑफ पॉली ए टेल, एडिशन ऑफ पॉली ए टेल। mRNA, मैच्योर mRNA को जब हम देखते हैं तो हमें उसमें एक अलग ही स्ट्रक्चर दिखाई देती है उसके 3' छोर पे, जिसको हम उसका टर्मिनल एंड बोलते हैं, या अंतस्थ छोर की बात करें तो उसके ऊपर एक विशिष्ट लगभग 250 से 300, 350 और कुछ विशिष्ट mRNA में संख्या 500 से ऊपर भी एक विशिष्ट सीक्वेंस किसकी, केवल एडेनिन की, लगातार एडेनिन का रिपीटेशन, जिसकी वजह से इस सेगमेंट को या इस भाग को बोला जाता है पॉली ए टेल। और इसमें विशिष्ट एंजाइम है एडिनाइल सिंथेटेज, जो कि संरचना को बनाता है। लेकिन एक छोटा सा लॉजिक यहां देखते हैं, दैट इज डीएनए। ये डीएनए का दूसरा रज्जु, और ये हो गया 3', 5', 5', 3', और ये पर्टिकुलर कोई न्यूक्लियोटाइड्स हैं डीएनए के ऊपर, जैसे कि अगर हम लिखें तो ATCG, CATCGA, TCCGA,
ठीक है, और ये हो गया TAGCG TAGCT, दैट इज द DNA। और DNA के अंदर ये कोई सेगमेंट है जिसको हम बोल रहे हैं जीन, जिसमें इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन है कंप्लीटली। तो जब हम इसमें से इस सेगमेंट को यूज में नहीं ले रहे, दैट इज एंटीसेंस। और ये कौन सा हो गया? सेंस स्ट्रैंड। ठीक है, तो ऐसे में जब हम इस सेंस स्ट्रैंड को उतारते हैं तो हमारे पास आ गया AT, दैट इज इनिशिएशन पॉइंट, CGC, ATCG, ATCCG और A 5 प्राइम, ये हो गया 3 प्राइम। ठीक है, जब हम इस पे पॉलीमरेज एंजाइम ऐड करते हैं तो पॉलीमरेज एंजाइम मान लीजिए यहाँ तक पहुँच चुका है, तो यहाँ पहुँचते टाइम अब हमको C का पता नहीं है, लेकिन जो पॉलीपेप्टाइड वो सॉरी mRNA चेन बनी वो क्या बनी है? यहाँ पे C की जगह क्या आ गया? यहाँ पे G, T की जगह क्या आ गया? यहाँ पे T की जगह A की जगह यूरेसिल, C ग्वानिन, एडेनिन, यूरेसिल, ग्वानिन, सिस्टोसिन, ग्वानिन, ये हमारी कोडिंग हो चुकी है, दैट इज 5 प्राइम। ये हो गया HNRNA। अब पॉलीएडिनाइलेशन में जब हम मैच्योर आरएनए को देखते हैं, mRNA को, तो ये तो हो गई उसमें कैप, ये हो गई उसकी UTR रीजन फर्स्ट, ये हो गया इनिशिएशन, ये हो गया इलोंगेशन और ये हो गया टर्मिनेशन कंप्लीट। और टर्मिनेशन के बाद हमारे पास आ गया UTR सेकेंड। यहाँ तक की संरचना क्लियर है, लेकिन जब हम लास्ट में जाते हैं मैच्योर mRNA में तो हमें लगातार एडेनिन का क्या मिलता है? एक क्रम मिलता है। क्लियर है? तो इससे ये समझ में आना चाहिए कि इसका मतलब जो जीन इस mRNA को कोड कर रहा है उसके DNA में लगातार यहाँ पे क्या होना चाहिए? थायमिन का रिपीटेशन होना चाहिए, तभी तो वो कोड करेगा एडेनिन के रूप में। लेकिन जब हम DNA की स्ट्रक्चर या जीन को देखते हैं तो ऐसी कोई रिपीटेशन वहाँ पे नहीं होती है, लेकिन mRNA में होती है। इसका मतलब ये थायमिन रिपीटेशन जब DNA में नहीं है, अर्थात जो mRNA कोड हुआ है उसमें पॉली ए टेल नहीं होती। ये पॉली ए टेल mRNA के संश्लेषण के बाद ऐड की जाती है, किसके अंदर? mRNA के अंदर। क्लियर है? तो ये प्रोसेस कौन सी हो गई? प्री टर्मिनेशन की जगह पोस्ट टर्मिनेशन हो गया, क्योंकि अगर ये एडेनिन के स्थान पे थायमिन होता तो DNA में होता, तो ट्रांसक्रिप्शन के साथ होता, नहीं हुआ। अब आते हैं इसके ऊपर ये कैसे हो रहा है। तो सबसे पहले तो अपन समझते हैं इसमें टर्मिनेशन को, टर्मिनेशन इन mRNA। और टर्मिनेशन इन mRNA के लिए अपन ने कुछ विशिष्ट कोडोन्स पढ़े थे जो कि यहाँ पे कंप्लीट करते हैं टर्मिनेशन को। और वो टर्मिनेशन कोडोन जो थे वो थे कौन से? AA, AAU, AAA, तो ये TT, U मैं mRNA से ले रहा हूं, यहां से नहीं। ठीक है, तो यहां पे अगर अपन बात करें तो ये इसका मतलब है TTA, TTT, ये कोडोन्स है किसके ऊपर? DNA पे। तो उसकी वजह से यहां पे क्या कोड हो गया? TTA, TTT, तो यहां कोड हो गया UU, सॉरी AAU, AAA, ये यहां पे क्या हो गया? कोड हो गया। तो ऐसे में यहाँ पे सबसे पहले इसको रिकॉग्नाइज किया गया और रिकॉग्नाइज करने के बाद सीक्वेंस को क्या कर दिया गया? ड्रॉप। पॉलीमरेज को क्या कर दिया गया? विस्थापित। और यहाँ पे प्रोसेसिंग किस में आ गई? टर्मिनेशन में आ गई। और अब mRNA का कोई संश्लेषण नहीं हो रहा, मतलब DNA पे कोई कोड नहीं हो रहा। और इस दौरान DNA पुनः वापस क्या हो जाता है? द्विकुंडलित। और यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन की पैकिंग से वापस कैसा हो जाता है? न्यूक्लियोसोम में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे केवल हमारे पास mRNA है, वो भी कौन सा? हेटेरो न्यूक्लियर। तो ये जो विशिष्ट सिक्वेंसेज हैं इनको पहचाना गया, और इनको पहचानने के बाद में जब इनकी पोजिशन, तो विशिष्ट एंजाइम अगर अपन यहाँ कहें तो इसको पहचाना जाता है पॉलीमरेज ए, जो कि कॉज करता है पॉली
एडिनाइलेशन, और पॉलीएडिनाइलेशन एक्चुअली में है क्या चीज? पॉलीएडिनाइलेशन एक्चुअली में न्यूक्लियोलाइटिक क्लीवेज एक्चुअली में क्या है? ये न्यूक्लियोलाइटिक एंडोक्लीवेज या एंडोन्यूक्लियोलाइटिक क्लीवेज के रूप में होता है। ठीक है, तो जब ये सीक्वेंस नहीं पाई जाती, ये सीक्वेंस है जिसके फलस्वरूप एमआरएनए के ऊपर, हेटेरोजेनस के ऊपर ये सीक्वेंस बन रही है, इसको पॉली एंजाइम द्वारा पहचाना गया। रिकॉग्नाइज करने के बाद यहाँ पे टर्मिनेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गई। अब हेटेरोजेनस जो है वो कहाँ पड़ा हुआ है? केंद्रक द्रव्य में पड़ा हुआ है। तो ये एंजाइम क्या करेगा? इसकी सीक्वेंस में से एक्चुअली में हो क्या रहा है? ये हो सकता है जैसे कि यहाँ पे ये हो गया 3' हिस्सा किसका? HNRNA का, और इस HNRNA में यहाँ पे हमारे पास में एडेनिन, थायमिन, एडेनिन, सिस्टोसिन, ग्वानिन, एडेनिन, थायमिन, एडेनिन, एडेनिन। क्लियर है? दैट इज mRNA। थायमिन की जगह यूरेसिल, थायमिन की जगह यूरेसिल। तो ये एंजाइम क्या कर रहा है? इसमें से यूरेसिल को एंडोन्यूक्लियोटाइड क्लीवेज, ग्वानिन क्लीवेज, यूरेसिल क्लीवेज, और एडेनिन को पुनः क्या कर रहा है? संगठित कर रहा है, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉलीएडिनाइलेशन, जिसके फलस्वरूप यहाँ पे 250 से 300 लगातार एडेनिन जो है उसका क्रम बन जाता है। इसी वजह से हम इस एंड को भी अब मैच्योर मानते हैं, और 3' एंड के ऊपर जो है वो पॉली ए टेल का विस्थापन होता है। तो यहाँ हमारी दो प्रोसेस कंप्लीट हुई, पॉलीएडिनाइलेशन या पॉली ए टेल का निर्माण, एडिशन ऑफ पॉली ए टेल। कार्य अभी तक पूरी तरीके से गांठ नहीं है, लेकिन हम कह सकते हैं कि इनकी मेन फंक्शन जो है वो पाचन से बचाना प्लस माध्यम में केंद्रक से बाहर आने में, अर्थात पीछे की तरफ से, आगे से कंफर्म मैच्योर कर दिया किसने? 5' सिरे के ऊपर कैप ने। 3' सिरे को कौन कैप कर देता है? मतलब मैच्योर बनाता है पॉली ए टेल, और पॉली ए टेल की उपस्थिति में यह ट्रांसपोर्टेशन में यूजफुल है, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स से बाहर जाने में तथा राइबोसोम तक पहुंचने में इंपॉर्टेंट प्ले निभाता है। थर्ड पॉइंट, हमारा आ रहा है स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग का मतलब होता है बीच में से किसी सेगमेंट जो कि अनुप्रिय है, अवांछित है, उसको काट कर निकाल देना और सही सेगमेंट्स को आपस में जोड़ देना, दैट इज स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग हिंदी में स्प्लाइसिंग ही बोलते हैं, काट छाट करना या फेरबदल करना। और स्प्लाइसिंग का मतलब हो गया कि जो यूकैरियोटिक है डीएनए में दो टाइप की सीक्वेंसेज हैं, इंट्रॉन्स एंड एक्सॉन्स। और ये हमें पता है कि इंट्रॉन जो है वो नॉन कोडिंग होती हैं, एक्सॉन्स जो हैं वो कोडिंग होती हैं। इसको समझिए, इसको एक्सॉन्स क्यों कहा गया? इसके एक्सॉन शब्द का मतलब है एक्स, और यहाँ पे एक्स का मतलब है एक्सप्रेशन, टू एक्सप्रेस। ठीक है, अर्थात ये वो कोडोन्स हैं जो एक्सप्रेस होकर क्या करते हैं? अमाइनो एसिड्स को कैरी करते हैं, अमाइनो एसिड्स को कैरी करते हैं और सूचनाओं को पॉलीपेप्टाइड के रूप में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। ये वो कोडोन्स होते हैं जो सेम है संरचना में, लेकिन वो कभी भी एक्सप्रेस नहीं होते या वो कभी किसी अमाइनो एसिड को क्या नहीं करते? और कैरी नहीं करते। क्लियर है? दीज आर इंट्रॉन